पाठ 1 भाषा तथा व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। पढ़िए और समझिए। भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरे के भावों, विचारों को ग्रहण करता है। कभी कभी हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के इशारों का भी प्रयोग करते हैं। कक्षा में अध्यापक छात्रों को चुप कराने के लिए मुंह पर उंगली रखकर चुप होने का संकेत करते हैं। हम भी कभी ताली बजाकर तो कभी इशारे से किसी को अपनी ओर बुलाते हैं। अर्थात इशारे भी भावों, विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के साधन हैं, पर इस साधन को हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा का संबंध तो मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों, उन ध्वनियों से बने शब्दों तथा वाक्यों से है, जिन्हें या तो व्यक्ति बोलकर प्रकट करता है अथवा लिखकर। इस प्रकार हमें भाषा के दो रूप देखने को मिलते हैं, उच्चरित या बोलचाल का रूप तथा लिखित रूप। इन्हीं रूपों को क्रमशः उच्चरित भाषा या मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा कहा जाता है। भाषा के रूप। उच्चरित भाषा, स्पोकन लैंग्वेज। भाषा का बोलचाल वाला रूप ही उच्चरित भाषा है। उच्चरित भाषा या मौखिक भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। जब से मनुष्य का जन्म हुआ होगा तभी से उसने बोलना आरंभ कर दिया होगा। उच्चरित भाषा का आधार मुख से उच्चरित की जाने वाली स्वर तथा व्यंजन ध्वनियां होती हैं। ये ध्वनियां आपस में मिलकर तरह तरह के शब्द बनाती हैं। इन शब्दों का ही प्रयोग हम विभिन्न वाक्यों में करते हैं। उच्चरित भाषा का प्रयोग व्यक्ति तभी करता है जब कोई श्रोता उसके सामने होता है। इस प्रकार उच्चरित भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है। भाषा के इस रूप की कमी यही है कि यह उच्चरित होते ही समाप्त हो जाता है, अतः यह भाषा का अस्थायी रूप है। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब श्रोता हमारे सामने नहीं होता तो हम अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा को लिखने के लिए हर भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ लिखित चिन्ह बना लिए जाते हैं। यह लिखित चिन्ह ही लिपि चिन्ह या वर्ण कहे जाते हैं। शब्दों तथा वाक्यों का लेखन इन्हीं वर्णों के माध्यम से किया जाता है। इस तरह से लिखित भाषा वर्णों पर आधारित होती है। भाषा का यह रूप स्थायी रूप है, क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होता। उच्चरित भाषा तथा लिखित भाषा में अंतर। उच्चरित भाषा, लिखित भाषा। उच्चरित भाषा का आधार ध्वनि है, लिखित भाषा का आधार वर्ण है। उच्चरित भाषा बोलकर व्यक्त की जाती है, लिखित भाषा लिखकर व्यक्त की जाती है। उच्चरित भाषा भाषा का अस्थायी रूप होती है, लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप होती है। उच्चरित भाषा गतिशील होती है, लिखित भाषा स्थिर होती है। उच्चरित भाषा भाषा का प्रधान रूप है, लिखित भाषा भाषा का गौण रूप है। लिपि या लेखन व्यवस्था। वस्तुतः मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ। इसके लिए प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए। वर्णों की पूरी व्यवस्था को लिपि कहा गया। भाषाएं हिंदी, संस्कृत,
मराठी, नेपाली, बोडो आदि, देवनागरी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि, रोमन, पंजाबी, गुरमुखी, गुजराती, गुजराती, अरबी, फारसी, उर्दू, फारसी, रूसी, बुल्गारियन आदि, रूसी। ध्यान रखिए, भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों, वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। इसी प्रकार से संसार में अनेक भाषाएं हैं और उनको लिखने के लिए अनेक लिपियां। हालांकि किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। भाषा, बोली तथा उपभाषा। हर भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। उदाहरण के लिए हिंदी एक भाषा है और उसका क्षेत्र एक ओर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तक फैला हुआ है, तो दूसरी ओर दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक। हालांकि इस हिंदी भाषा क्षेत्र में भी भाषा के अलग अलग क्षेत्रीय रूप देखने को मिलते हैं। भाषा में आने वाले ये अंतर भौगोलिक क्षेत्र के बदल जाने के कारण हैं। इस तरह से किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं के प्रभाव के कारण किसी भाषा के बोलचाल के जो रूप विकसित हो जाते हैं वे बोली कहलाते हैं। इस तरह बोली भाषा का एक अल्प विकसित रूप है। वस्तुतः यह भाषा का वह रूप है जो किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा व्यवहार में लाया जाता है। इस प्रकार भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और बोली का सीमित। किसी एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं। कुछ बोलियों में अन्य बोलियों की तुलना में परस्पर अधिक समानता हो सकती है। ऐसी बोलियों को एक उपभाषा क्षेत्र में स्थान दिया जाता है। उदाहरण के लिए भोजपुरी, मगही तथा मैथिली तीनों हिंदी की बोलियां हैं और अन्य बोलियों की तुलना में तीनों में परस्पर अधिक समानता पाई जाती है। अतः इन तीनों को बिहारी हिंदी नामक उपभाषा क्षेत्र में रखा जाता है। अतः ध्यान रखिए, भाषा की तुलना में उपभाषा का क्षेत्र छोटा होता है पर बोली से बड़ा होता है। वस्तुतः हिंदू की समस्त बोलियों को 5 उपभाषा क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। 1 पश्चिमी हिंदी, 2 पूर्वी हिंदी, 3 बिहारी हिंदी, 4 पहाड़ी हिंदी, 5 राजस्थानी हिंदी। व्याकरण। हर भाषा में कुछ नियम होते हैं। इन्हीं नियमों को ध्यान में रखकर हम उस भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध रूपों को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा का नियम है कि वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म व क्रिया आते हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा में पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया और अंत में कर्म आता है। कर्ता, कर्म, क्रिया, बच्चा दूध पी रहा है, लड़कियां अखबार पढ़ रही हैं, वे खाना बना रही हैं। कर्ता, क्रिया, कर्म। The child is drinking milk. The girls are reading newspaper. They are cooking food. यदि भाषा के इन नियमों का ध्यान न रखकर हिंदी में कोई कहता है कि बच्चा पी रहा है दूध तथा अंग्रेजी में कहा जाता है कि The child milk is drinking, तो वाक्य अशुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक भाषा में अनेक नियमों की ऐसी व्यवस्था होती है जिसके आधार पर उस भाषा का शुद्ध रूप तय किया जाता है। ये नियम ही उस भाषा की संरचना को नियंत्रित करते हैं। भाषा के ये नियम शब्द, पद, पदबंध, वाक्य,
आदि सभी स्तरों पर कार्य करते हैं। भाषा सिखाते समय इन्हीं नियमों की जानकारी शिक्षार्थियों को दी जाती है। भाषा के नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंतर्गत नियमों का अध्ययन प्रमुख रूप से 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार तथा 3 वाक्य विचार। व्याकरण के अंग वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। हमने सीखा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। इशारों द्वारा किया गया संप्रेषण भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा के 2 रूप होते हैं, उच्चरित या मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। उच्चरित भाषा का आधार ध्वनियाँ तथा लिखित भाषा का आधार वर्ण होते हैं। किसी भाषा के उच्चरित रूपों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग लिपि है। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, बोडो, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। भाषा के नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार।